नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विथ आर रंजन पर। आज हम लोग रुक्मणी प्रकाशन की जो किताब है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए, उसका हम लोग सेट नंबर 11 यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बाकी सेट नंबर 1 से 10 तक मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाल दिए हैं, आप लोग ज़रूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो में हम लोगों ने जीके और जीएस के सारे क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो आपके आगामी एसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए हम लोग पहला प्रश्न शुरू करते हैं सेट नंबर 11 का। पहला प्रश्न है कि डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्धारण करती है, सीधा सीमा का निर्माण करती है, ठीक है। तो देखिए जो विंध्य पर्वत है ना, विंध्याचल पर्वत जो है, यानी कि विंध्य पर्वतमाला जो है, यह जो है आपका उत्तर और दक्षिणी भारत के बीच सीमा का निर्माण करती है, ठीक है। और विंध्याचल पर्वत से याद रखिएगा कि इसका जो सबसे उच्चतम बिंदु है वो अमरकंटक है, ठीक है ना। चलिए ये शिवालिक के बारे में आप लोग जानते होंगे। शिवालिक जो है वो हिमालय का सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी है शिवालिक। उसके बाद देखिए गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं, तो गंगा नदी के जो दो प्रमुख स्रोत हैं वो भागीरथी और अलकनंदा है, ठीक है ना। भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। और भागीरथी और अलकनंदा जब मिलते हैं तब जाके ही गंगा नदी वास्तव में बनता है, ठीक है। गंगा नदी की जो लंबाई है वो याद रखिएगा 2525 किलोमीटर, 2525, ठीक है, किलोमीटर, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, और गंगा को बचाने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम भी भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। अच्छा चलिए, गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। काली मिट्टी को आप जानते होंगे कि रेगूर मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और काली मिट्टी जो होता है वो कपास की खेती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत उपयुक्त है, ठीक है। तो ये आपको आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, काली मिट्टी, ठीक है। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है, तो विश्व के कहवा पत्तन के नाम से जाने जाने वाला जो जगह है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटोस, ठीक है ना। सेंटोस को हम लोग विश्व के कहवा पत्तन के नाम से जानते हैं। और सेंटोस कहाँ पे है, तो ब्राज़ील के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह है, ठीक है। और यहाँ से विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारत के पर्वतीय वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, तो भारत के पर्वतीय वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो किस प्रकार के वृक्ष होते हैं, वो होते हैं आपके चीड़ प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। चीड़ आंसर हो जाएगा आपका। भारत के पर्वतीय वनों में ओक, लॉरेल, चेस्टनट, बर्च, रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए नागफनी जो है वो आपका मरुस्थलीय पौधा है, आप जानते होंगे ये मरुस्थलीय पौधा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो दक्षिण का जो मैनचेस्टर है वो कहा जाता है किसको, कोयम्बटूर को, ठीक है ना। दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है, ठीक है। मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, तो मैनचेस्टर जो है ना एक सिटी है आपका इंग्लैंड में, और वो जो मैनचेस्टर सिटी है वो सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए बहुत अग्रणी उसका स्थान है सूती वस्त्र उत्पादन में। तो उसी तरह से भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, क्योंकि अहमदाबाद में सूती वस्त्र का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, ठीक है ना। और उत्तर भारत के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसको बोलते हैं, कानपुर को। दक्षिण का मैनचेस्टर हम लोग कोयम्बटूर को बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भूपर्पटी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की ज़मीन बैठ गई हो उसको क्या कहते हैं, तो भूपर्पटी का वह खंड जो अपनी स्थिति में रहा हो जबकि इनके चारों ओर की ज़मीन बैठ गई हो उसको हम लोग होस्ट कहते हैं, ठीक है ना। होस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ए आंसर हमारा हो जाएगा, इसको होस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला प्रश्न, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों का समूह है और उसमें 12 प्रवाल द्वीप, 3 प्रवाल भित्ति और जलमग्न बालू के तट शामिल हैं, ठीक है। यहाँ कुल 36 द्वीप हैं लेकिन केवल 10 में ही आबादी है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, इस पॉइंट को भी याद कीजिएगा। मात्र 32 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, ये भी याद रखिएगा। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। ठीक है, और 10 डिग्री चैनल जो है ये छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व है वो कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है ना, क्षोभ मंडल में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्षोभ मंडल से याद रखना है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवतीय रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, होती है, ये भी ध्यान रखना है। और सभी प्रकार के वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, तो देखिए इसमें सही जोड़ा आपको बताना है। जैसे कोरबा उत्तर प्रदेश में, ये रॉन्ग है, ये छत्तीसगढ़ में है। रामगुंडम तमिलनाडु में, ये भी रॉन्ग है। तलचर आंध्र प्रदेश में, ये भी रॉन्ग है। आप जानते होंगे कि तलचर जो है वो उड़ीसा में है। कवास गुजरात, ये ठीक है। तो ये जो डी नंबर है यही हमारा जो सही सुमेलित है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एंजाइमों का उनके सबस्ट्रेटों के साथ मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ठीक है, एंजाइम और उसके सबस्ट्रेट का हमको मिलान करना है। तो देखिए लाइपेज जो है इसका सबस्ट्रेट है आपका वसा, ठीक है ना, ये 2 हो जाएगा। न्यूक्लियेज है इसका न्यूक्लिक अम्ल, तो इसका 3 हो जाएगा। कार्बोक्सी पेप्टाइजेज है तो इसका हो जाएगा प्रोटीन, पेप्टेनो और प्रोटीजो। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर हो जाएगा। और डाई पेप्टाइडेजो है, ये आपका हो जाएगा डाई पेप्टाइड्स। ठीक है, तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लैंगिक प्रजनन में उत्पन्न संततियों में विविधताएं अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों की तुलना में अधिक प्रदर्शित होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि जनकों के युग्मकों में आनुवांशिक संगठन मात्रात्मक रूप से भिन्न होता है। ठीक है, इसलिए जो हमारे लैंगिक प्रजनन में उत्पन्न संततियां हैं उनमें जो विविधताएं हैं अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों की तुलना में अधिक प्रदर्शित होती है। ठीक है, तो बी आंसर हमारा करेक्ट इसका हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि अदिश है? ठीक है, तो ये देखिए आपका जो इसमें जो धारा है, ये धारा एक अदिश राशि है। ठीक है ना, आप लोग हमेशा हर तरह के सेट्स में मिल ही जाता है सदिश राशि और अदिश राशि से प्रश्न। ठीक है, तो सदिश राशि अब ये भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और दिशा यानी कि डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो सदिश राशियों के उदाहरण है जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, भार, बलाघूर्ण, कोणीय वेग। ठीक है ना, तो इस तरह आप देखिएगा तो ये तीनों जो है आपके आ जाएंगे सदिश राशि में, और धारा जो है वो आपका अदिश राशि का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद देखिए कैपलर के दूसरे नियम का परिणाम क्या है? ठीक है, तो कैपलर के दूसरे नियम का परिणाम है कोणीय संवेग संरक्षण। ठीक है, तो कोणीय संवेग का संरक्षण यानी कि सी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, कैपलर की कोणीय संवेग नियत रहता है। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित परमाणु क्रमांक वाले तत्वों में से कौन सा आवर्त सारणी के वर्तमान ढांचे में समायोजित नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो इसमें जो है आपका 126 परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व है इसको हम लोग वर्तमान ढांचे में, आवर्त सारणी के वर्तमान ढांचे में समायोजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप परमाणु क्रमांक 118 तक ही के तत्व को रख सकता है। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी में आप जानते होंगे 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। ठीक है, तो 126 वाला जो है इसमें समायोजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31। ठीक है, प्रश्न है कि एक तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 13 और तीसरे आवर्त में है, निम्नलिखित में से यह तत्व कौन से गुण प्रदर्शित करेगा? ठीक है, तो यह जो तत्व होगा ये आपका कैसा होगा? ठोस होगा और धात्विक होगा। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, और 13वें वर्ग का जो तत्व है वो कौन सा है?
एल्युमिनियम है। अगला प्रश्न है कि हिडकल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर है। ठीक है, तो हिडकल जो परियोजना है वो कहाँ पे स्थित है, तो कर्नाटक में घाटप्रभा नदी पर स्थित है। ठीक है, हिडकल परियोजना कर्नाटक के घाटप्रभा नदी पर स्थित है। ठीक है, घाटप्रभा नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक संख्या और भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। ठीक है, तो सबसे अधिक संख्या और भारी विविधता लिए हुए वनस्पति और जीवों का पाया जाना संभव है कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय वन में। ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय वन में जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। और क्यों पाई जाती है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो तापांतर है वहाँ पे बहुत निम्न होता है और वर्षा अधिक होती है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पे, तो केरल के शांत घाटी में पाई जाती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवनों और उनके प्रवाह क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये जो बोरो है ये कहाँ पे आप किस क्षेत्र में ये पवनें चलती हैं, तो बोरो जो चलता है वो इटली में, मिस्ट्रल जो है आपका दक्षिणी फ्रांस में। ठीक है, दक्षिणी फ्रांस में। खमसिन जो है ये आपका मिस्र में, और हरमट्टन जो है वो आपका पश्चिमी अफ्रीका में। ठीक है, तो पहला का हो जाएगा सी, दूसरे का हो जाएगा डी, तीसरे का हो जाएगा ए और चौथे का हो जाएगा बी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें से बी नंबर करेक्ट। ठीक है, याद कीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा कि राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो 18 है। इसको नोट कर लीजिएगा, 18 है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात है वो 943 है। ठीक है, और सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है 1084, और भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में 879 यानी कि 879। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो पुडुचेरी का 1037। ठीक है, अच्छा, और 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का बाल लिंगानुपात है वो 919, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, तो 51A को शामिल किया गया था संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा, जो कब हुआ था 1976 में। तो इसका ईयर भी याद रखिएगा, 1976। ठीक है ना, और यही जो 42वें संविधान संशोधन की बात हो रही है 1976 वाली, इसके द्वारा ही संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये भी आपको दिमाग में नोट रखना है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 134A है, 134A, और उसके साथ साथ मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना, तो ये जो सी आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट है। यह जो अनुच्छेद 134A है को मिलाकर अनुच्छेद 133 के साथ पढ़ना संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा गया है। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 132, सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 133, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 134, विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें अनुच्छेद 136। ठीक है, और अनुच्छेद 134A उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र से संबंधित है। ठीक है, तो सी आपको आंसर हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद एक निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था। ठीक है, तो कौन सा आयोग था इसमें, तो सरकारिया आयोग जो था ना, इसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था। सरकारिया आयोग का गठन हुआ था SS सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में। ठीक है, और यह केंद्र राज्य संबंध पर गठित आयोग था, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद देखिए इसमें जैसे कि श्री कृष्ण आयोग है, तो श्री कृष्ण आयोग 2017 में इसकी स्थापना की गई थी, डेटा सुरक्षा से संबंधित था।
और जो आपका मलिमथ समिति है, ये मलिमथ समिति जो है 2000 में इसका गठन किया गया था। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से संबंधित था। ठक्कर आयोग की स्थापना 1984 में की गई थी और ये जो की गई थी इसकी इंदिरा गांधी के हत्या के जांच के लिए गठित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है, देखते हैं नंबर 49। संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार विधायिका कार्यपालिका का संबंध है। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, संसदात्मक प्रणाली का जो जनक है वो ब्रिटेन को माना जाता है। ठीक है, और संसदात्मक प्रणाली में कार्यपालिका जो होती है वो संसद के प्रति जिम्मेवार होती है। ठीक है, चलिए लोकसभा जनता के प्रति जिम्मेवार होती है, ये भी नोट रखिएगा। ठीक है, और जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है, इस अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्र का प्रमुख प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और वास्तविक शासक होता है, जबकि संसदात्मक प्रणाली में राष्ट्र का प्रमुख नाम मात्र का होता है और वास्तविक शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे एक राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुने। ठीक है, कुछ राज्य हमारे सामने दिए हुए हैं और इनमें से हमको बताना है कि राज्यसभा का सीट सबसे ज़्यादा किसका है, फिर उससे कम किसका है, फिर उससे कम किसका है। तो इन सारे ग्रुप्स में जो सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। फिर उसके बाद आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है और बिहार में 16 है। ठीक है, तो इस तरह आप देखेंगे तो सी नंबर जो आपका ऑप्शन है करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा 31, ठीक, महाराष्ट्र में 19 और तमिलनाडु में 18 और बिहार में 16। ये राज्यसभा की सीटें हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से वे कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए लोकसभा में तो किया जाता है, पंचायती राज और नगर पालिका संस्थाएं इसमें किया जाता है, राज्यों की विधानसभाएं इसमें भी किया जाता है। डी में है कि उन राज्यों की विधान परिषदें। ठीक है ना, तो ये जो है आपका विधान परिषदें हैं, इनमें सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, और विधान परिषद जो है, विधान परिषद का सृजन और उत्साधन अनुच्छेद 169 के अधीन संसद द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और विधान परिषद की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 171 के अधीन किया गया है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि शुक्र द्रव्य वीर्य का तरल भाग मिलाया जाता है। तो शुक्र द्रव्य वीर्य का जो तरल भाग है उसको मिलाया जाता है शुक्राशय के द्वारा और प्रोस्टेट द्वारा और आपका बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि द्वारा। ठीक है ना, तो 1, 2 और 4, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है ना, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीर्य जो है पुरुष प्रजनन प्रणाली द्वारा उत्पादित एक तरल पदार्थ है जो शुक्राणु को महिला प्रजनन पथ पर जाते हैं। ठीक है, वीर्य के मुख्य घटक कौन है? तो वीर्य का जो मुख्य घटक है वो शुक्राणु 1 से 5%, शुक्र पुटिका द्रव्य 65 से 75%, प्रोस्टेट द्रव 25 से 30%। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कीटों के कुछ वर्गणकों में कुछ में से 17 गुणसूत्र तथा अन्य में 18 गुणसूत्र होते हैं। 17 एवं 18 गुणसूत्र धारण करने वाले जीव कैसे होते हैं? तो नर और मादा होते हैं। ठीक है ना, नर और मादा होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नर और मादा होते हैं। ये आपका 17 वाले नर और 18 वाले मादा होते हैं। ठीक है, और कीटों में XO प्रकार की लिंग निर्धारण विधि पाई जाती है। ठीक है, कुछ कीट जैसे कॉकरोच एवं कुछ गोलकृमियों में वाई गुणसूत्र अनुपस्थित होता है, अतः नर में केवल एक लिंग गुणसूत्र होता है या ऑटोसोम के अतिरिक्त X होता है। ठीक है, नर में इस स्थिति को XO से प्रदर्शित किया जाता है और मादा में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि एक तारा पीला प्रकाश उत्सर्जित करता है, यदि इसका त्वरण पृथ्वी की ओर हो तो पृथ्वी पर स्थित किसी प्रेक्षक को वह कैसा प्रतीत होगा? ठीक है, तो एक तारा पीला प्रकाश उत्सर्जित करता है और इसका त्वरण पृथ्वी की ओर हो तो पृथ्वी पर स्थित किसी प्रेक्षक को यह लगातार बैगनी की ओर बदलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है ना, बैगनी की ओर बदलता हुआ प्रतीत होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। ठीक है, देखिए तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण यह बैगनी प्रतीत होगा। ठीक है, और पृथ्वी पर एक प्रेक्षक को दिखाई देने वाले तारे का रंग मुख्य रूप से
उसके पृष्ठीय तापमान से निर्धारित होता है। ठीक है, गर्म तारे नीले दिखाई देते हैं, ठंडे तारे लाल दिखाई देते हैं और मध्यम तापमान वाले तारे पीले दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन जो है इसमें से देखिए, लकड़ी का जो क्षरण है यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, लकड़ी का दहन भी रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का चीरना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लकड़ी के एक टुकड़े में कील ठोकना ये भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो हमारा 1 और 2 यानी कि आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नांकित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संवैधानिक उपायों का अधिकार है यानी कि अनुच्छेद 32, उसको उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। ठीक है, आर्टिकल 32, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको इन्होंने कहा था कि ये संविधान का हृदय है और आत्मा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। ठीक है, तो जो भारत के महान्यायवादी होते हैं ना, उनको संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है। और भारत के जो महान्यायवादी हैं उनको आर्टिकल 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं और संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ना ही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, लेकिन वो किसी भी सदन में बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि उनको मत देने का अधिकार नहीं होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो अनुमोदन हुआ था वो वर्धा में हुआ था। ठीक है ना, वर्धा में हुआ था। कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1942 को। ठीक है, कांग्रेस कार्य समिति ने अपने बैठक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया था कि भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग चलाएंगे। ठीक है, और 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते हुए करो या मरो का नारा दिया था। और फिर 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी सहित अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था। तो पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। और राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग की जेल में रखा गया था, जहाँ से वो भाग गए थे और जाकर नेपाल में उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था। ठीक, और यही भारत छोड़ो आंदोलन था और जिस समय उषा मेहता जो थी वो कांग्रेस रेडियो का संचालन भी करती थी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन के साथ साथ और जितने सारे भी इससे जुड़े हुए तथ्य हैं वो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपके तैयारी के लिए और फ़ायदेमंद हो जाए। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं, तो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वो आपका लोकसभा में किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का कितना है? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए मध्य प्रदेश से 6 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है ना, कितनी सीटें? 6 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? ठीक है, तो इसमें सदस्य कौन नहीं था? तो क्रिप्स साहब थे, अलेक्जेंडर जी थे, लॉरेंस थे, जो रैमजे मैकडोनाल्ड हैं ये इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है ना, ये रैमजे मैकडोनाल्ड जो है इनका आपको नाम मिला होगा, सांप्रदायिक पंचायत से ये जुड़े हुए थे। इन्होंने घोषणा की थी हिंदुओं में दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था की 16 अगस्त 1932 को, जिसको सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। बाकी ये 3 जो थे आपके, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों लोग कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो गांधी जिन्ना वार्तालाप 1945, यही जो है आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, महात्मा गांधी और जिन्ना के बीच जो वार्तालाप हुआ वो 1945 में नहीं बल्कि 1944 में हुआ था। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा 1944 में। कब? तो 1944 के सितंबर में, ये भी आपको याद होना चाहिए। बाकी कांग्रेस का मंत्रिमंडल गठन 1937 ठीक है। चौरी चौरा कांड 1922 बिल्कुल ठीक है, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 लाला हरदयाल के द्वारा हुआ था फ्रांसिस्को में, ये भी ठीक है।
तो ये बाकी तीनों ठीक हैं, ये आपका ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में सबसे बाद की घटना कौन है। तो इसमें सबसे बाद की घटना अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए मुक्ति दिवस सबसे बाद की घटना है इसमें, ठीक है ना। बाकी आप देखिएगा अगर तो कांग्रेस लीग समझौता हुआ था कब, 1916 में। मैं यहाँ पे इसका ईयर लिख देता हूँ, ये हुआ था 1916 में, ठीक है। और मुक्ति दिवस मनाया गया था 1939 में, ठीक है। और इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1919 में, ठीक है, ये 1919 में। और कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी आपका 1934 में, ठीक है। तो इसमें सबसे बाद में कौन हुआ है, तो ये मुक्ति दिवस मनाया गया था 1939 में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और मुस्लिम लीग ने मनाया था इसको मुक्ति दिवस। कब क्यों मनाया था, तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के उपलक्ष्य में मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे, ठीक है। तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन, ये उनके ही टाइम पे हुआ था, तो ये पहला है। उसके बाद आपका दास प्रथा का उन्मूलन, ये इनके टाइम में नहीं हुआ है, ठीक है ना। दास प्रथा का उन्मूलन जो है वो विलियम बेंटिक के टाइम में नहीं हुआ है, ये हुआ है लॉर्ड एलन बैरो के टाइम में, ठीक है। तो धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये ठीक है, ये विलियम बेंटिक के समय हुआ है। और ठगों के से संगठित गिरोहों का दमन, ये भी विलियम बेंटिक के समय में हुआ है, ठीक है ना। तो ये ठग वाला हुआ है 1830 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा 1830 में। और ये जो सती प्रथा का उन्मूलन है ये 1829 में, ठीक है, ये भी नोट रखना है 1829 में। और ये धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये भी विलियम बेंटिक के समय हुआ था। तो 1, 3 और 4 यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, ठीक है। तो ये जो कथन है ये कथन है एचिंसन का, ठीक है ना, एचिंसन का कथन है। इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए हिंदू और मुसलमान को परस्पर विरोधी बना देना चाहिए था, ठीक है। चलिए, किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी, तो यह लगवाई थी किसने, जहांगीर ने। न्याय की घंटी जैसे ही आएगा प्रश्न में तो जहांगीर आपको ध्यान रखना है। जहांगीर ने अपने शासन का आरंभ उदारता और जनहित की भावना से किया। उसने आगरा किले के शाहबुर्ज से बाहर यमुना नदी के तट पर सोने की जंजीर लगवा दी, जिसे खींचकर कोई भी व्यक्ति बादशाह से न्याय की मांग कर सकता था, ठीक है। तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि टाइफाइड के निदान के लिए उपयोग किया जाने वाला रासायनिक परीक्षण क्या है। तो टाइफाइड के निदान के लिए जो उपयोग किया जाता है परीक्षण, उसको हम लोग विडाल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, विडाल टेस्ट। तो डी आंसर हमारा हो जाएगा। कोलोस्ट्रम में मौजूद एंटीबॉडी जो कुछ बीमारियों से नवजात की रक्षा करते हैं, वो कैसे होते हैं, तो IgA प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, IgA प्रकार के होते हैं। बी आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो निर्भर करता है इलेक्ट्रोड के बीच दूरी पर, ठीक है। तो पहला भी ठीक है। और इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, ये भी ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी पर, ठीक है ना। वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। और वैद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो आपका इसमें हो जाएगा आंसर डी। उसके बाद देखिए भंवर धारा उत्पन्न होती है। तो भंवर धारा जो है उत्पन्न होती है कैसे, तो एक धातु को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, यही ठीक है, आपका ए आंसर हो जाएगा। ये फैराडे के प्रेरण नियम का पालन करती है, ठीक है। तो ए आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। भंवर धारा, आपको पता होगा कि भंवर धाराएं चालक पदार्थों में प्रेरित धाराएं होती हैं जो बदलते चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आने पर उत्पन्न होती हैं। यह धाराएं बंद लूप बनाती हैं और इनकी दिशा लेंज के नियम द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम संदमकों के लिए सत्य नहीं है, ठीक है। तो पहला कथन क्या है कि एंजाइम की उत्प्रेरकीय क्रिया को संदंबित करते हैं, ये ठीक है। क्रियाधार को बंधन से रोकते हैं, ये भी ठीक है। एंजाइम और संदमक के मध्य समानता एक प्रबल सहसंयोजक बंध बनाता है, जी नहीं, यह प्रबल सहसंयोजक बंध बनाता है, ये वाला जो आपका है ये कथन जो है आपका गलत है, ठीक है ना। तो आंसर जो होगा हमारा
सी हो जाएगा, ये जो है आपका सत्य नहीं है। संदमक स्पर्धी अथवा अस्पर्धी हो सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है। एंजाइम संदमन एंजाइम की सक्रियता को कम करता है। सामान्यतः एक दुर्बल बंध जैसे हाइड्रोजन बंध वांडर वाल बल आदि एंजाइम और संदमन के बीच में बनता है, ना कि आपका प्रबल सहसंयोजी बंध। ठीक है ना, तो सी आंसर हो जाएगा, ये आपका असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था वो किसके मध्य हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। डेट याद रखिएगा, 24 सितंबर 1932। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, डी आंसर हो जाएगा इसका। पूना पैक्ट के द्वारा हिंदू दलितों के लिए अलग निर्वाचन देने की व्यवस्था को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, और गांधी जी ने यह कोशिश की थी कि हिंदू में से दलितों को बांटने का जो रणनीति है अंग्रेजों का, उसको विफल किया जाए। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, और इस पैक्ट के बाद विधानसभाओं में 71 सदस्यों के स्थान पर 147 सदस्य का स्थान निर्धारित किया गया। ठीक है ना, दलितों के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज़ ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, तो वर्ड्स ऑफ ए फ्रीडम आइडियाज़ ऑफ ए नेशन नामक जो पुस्तक लिखी गई है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बी नंबर आपको ध्यान रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर तो जानते ही हैं आप, बहुत बड़े लेखक थे। इनकी बहुत फेमस किताब है गीतांजलि। पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का याद रखिएगा, इंडियन स्ट्रगल। ठीक, महात्मा गांधी का याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह जो चैंपियनशिप है ये आयोजित की गई थी दक्षिण कोरिया में। ठीक है, 27 से 31 मई 2025 तक आयोजित की गई थी। पंडित राजीव तारानाथ का हाल ही में निधन हो गया, वो किस वाद्य यंत्र से सम्मानित रहे हैं? तो पंडित राजीव तारानाथ जिनका निधन हुआ है वो सरोद या वाद्य यंत्र बजाते थे। ठीक है ना, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रतिष्ठित हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो ये किया गया कितने लोगों को? 4 लोगों को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। ठीक है, और इसमें जो है आपको उज्ज्वल देवराम निकम और सी सदानंदन मास्टर और मीनाक्षी जैन, इन लोगों को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। ठीक है ना, और अनुच्छेद 80 के खंड 3 के साथ पठित खंड 1 के उपखंड क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को नामित करते हैं। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, और 12 सदस्यों को नामित करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। ठीक है, उसके बाद हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है विनोद गनात्रा को। ठीक है ना, विनोद गनात्रा को मिला है, और बहुत ही प्रख्यात बाल फिल्म निर्माता है विनोद गनात्रा। ठीक है, उसके बाद देखिए, विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है जैनिक सिनर ने। ठीक है, जैनिक सिनर। ठीक है, इटालियन खिलाड़ी हैं जैनिक सिनर। ठीक है, उसके बाद विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को स्वीकृति दी है? तो यह जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है ये 6 वर्ष के लिए इसकी स्वीकृति दी गई है। ठीक है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में हुआ। ठीक है ना, और 18वां जो होगा वो कहाँ होगा? तो भारत में होगा। ठीक है, कहाँ होगा? भारत में होगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि सही ढंग से पकाए गए 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के तापमान पर चिकन तथा अंडे से बर्ड फ्लू होने की संभावना क्या है? तो अगर आप चिकन को या अंडे को पका देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के तापमान पर, तो आपका जो बर्ड फ्लू होने की संभावना है वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। बर्ड फ्लू
H5N1 विषाणु के कारण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। H5N1 ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? तो सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब है कि विट्रो में पौधों का प्रवर्धन, ठीक है ना। ये बी हमारा आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म प्रवर्धन बहुत कम अवधि में पौधों की एक बड़ी संख्या को प्राप्त करने के लिए विट्रो यानी कि उत्तक संवर्धन का एक तरीका है, जिसमें विट्रो में पौधों का प्रवर्धन किया जाता है, ठीक है। इसका परिणाम अनुवांशिक रूप से समान पौधों में होता है, जो व्यापक रूप से वानिकी और फूलों की खेती में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी चालक का विभव v इज नॉट इक्वल टू 0 है तथा उसके पृष्ठ से परे कहीं भी कोई आवेश नहीं है, तब क्या होगा? तब चालक के पृष्ठ अथवा इसके भीतर आवेश होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए आंसर आपका इसका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अधिकाधिक आवेश चालक के तल के ऊपर हो सकता है तथा भीतर नेट धन और ऋण आवेश शून्य हो जाता है। कोई भी आवेश खोखले, खोल अथवा पिंड के भीतर रह सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इक्वेनिल क्या है? तो इक्वेनिल जो है यह एक प्रशांतक है जो अवसाद और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में प्रयुक्त किया जाता है। तो बी आंसर हमारा इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वर्तमान में जो राज्यसभा के सभापति हैं सीपी राधाकृष्णन, ठीक है ना। तो यहाँ तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप नोट कर दीजिएगा कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। और इसमें जो है सीपी राधाकृष्णन का नाम नहीं है, लेकिन आपको नोट कर लेना है कभी कि जो वर्तमान हमारे उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के सभापति होंगे, ठीक है। तो इसमें तो आंसर नहीं है, लेकिन आपको दिमाग में नोट कर लेना है सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए किस देश में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है किस देश में? तो ये लॉन्च किया गया है जापान में, ठीक है ना, जापान में। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था, ठीक है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई थी वो 1974 से 1978 में, ठीक है। और पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है। और इस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो बी आंसर हमारा हो जाएगा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए क्या है, भारत में किसी लघु उद्योग को डैश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। तो भारत में जो लघु उद्योग हैं उनको किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति के आधार पर परिभाषित किया जाता है। तो बी आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे देखते हैं हम लोग। डैश को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है बेस्तु बरस को, ठीक है ना, बेस्तु बरस, इसको गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि यूरोपीय देश एस्टोनिया की राजधानी क्या है? तो यूरोपीय देश एस्टोनिया की जो राजधानी है वो क्या है? वो है तालिन्न, ठीक है ना। तो ए आंसर हो जाएगा तालिन्न, ये याद रखिएगा, तालिन्न, ठीक है। और एस्टोनिया देश की जो मुद्रा है वो यूरो है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए ये जो आपको हेलसिंकी दिख रहा है ये फिनलैंड की राजधानी है। और आपको जो लिब्रेविले दिख रहा है ये गैबोन देश की राजधानी है। और आपको जो कोनाक्री दिख रहा है ये गिनी देश की राजधानी है। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। इंडिया 2020 और विजन फॉर अ न्यू मिलेनियम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, ए आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना नरेगा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 2006 में, ठीक है ना। और 2006 में 2 फरवरी को आंध्र प्रदेश के अन्नापुर जिले के बंदनापल्ली गांव से डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था। तो नरेगा को बाद में 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया, मनरेगा हो गया बाद में इसका नाम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि 2006, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए अब अगला प्रश्न है, अपशिष्ट जल के बीओडी की मात्रा को मापने के लिए
मापने के द्वारा अनुमानित किया जाता है। ठीक है, तो अपशिष्ट जल के बीओडी की मात्रा को मापने के लिए ऑक्सीजन की खपत की मात्रा को अनुमानित किया जाता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन की खपत की मात्रा, तो डी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का अनुमान ऑक्सीजन की खपत की मात्रा या पानी के जैविक प्रदूषण को मापने का एक उपाय है। यह अपशिष्ट पानी में कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए आवश्यक घुली ऑक्सीजन की मात्रा को संदर्भित करता है। एक उच्च बीओडी मछली के लिए कम ऑक्सीजन के साथ भारी प्रदूषण को इंगित करता है। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट सारे याद रखने हैं। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नहीं है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव इसमें से कौन नहीं है, तो एनाबिना है। ठीक है, एनाबिना है, नॉस्टॉक है, एजोटोबैक्टर है, स्यूडोमोनास जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नहीं है। स्यूडोमोनास एक डीनाइट्रीफाइंग जीवाणु है जो अमोनिया और नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा बहुलक ताप सुघट्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो आपका नियोप्रीन है यह जो है ताप सुघट्य बहुलक नहीं है। ठीक है, बाकी जो टेफ्लॉन है या पॉलीविनाइल क्लोराइड है या पॉलीस्टराइन है, ये ऐसे बहुलक हैं जो ताप सुघट्य हैं, यानी कि ये गर्म और पिघलने पर दोबारा सांचे में ढाले जा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा नियोप्रीन, ये ताप सुघट्य नहीं है। ठीक है ना, तो ये रहा दोस्तों सेट नंबर 11 मैंने आप लोगों से डिस्कस करा दिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा सेट नंबर 12 के साथ। तैयारी करते रहिए, मन लगा के, ज़रूर सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।